हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को, जहां पे हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। वो है आपका LPM, जिससे हम बोलते हैं लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। ठीक है। और देखिए, आपके मन में अगर क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने तो यहाँ पे लिखा है सेकेंड सेमेस्टर, तो याद रखिए ऐसा नहीं होता है कि आप अगर इससे थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे या इसे आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे तो ये सिलेबस ही इनका चेंज हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं जो ये सब्जेक्ट को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि इनको थर्ड में या फिर फोर्थ फिफ्थ में पढ़ाते हैं। तो किसी भी सेमेस्टर में पढ़ाया जाए ये मैटर नहीं करता है, सिलेबस 100% सेम ही रहता है ना। तो वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस सेमेस्टर में पढ़ा रहे हैं, तो आपको उस चीज़ को लेके हेडेक नहीं लेनी है। आप अगर थर्ड सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके लिए ये सब्जेक्ट जो है वो रिलेवेंट है। ठीक है। और ये बैच हमारा बाइलिंगुअल होगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे हम हिंदी इंग्लिश यूज करेंगे, लेकिन कंटेंट जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, मेक श्योर कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम एग्जाम रिलेवेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, फालतू की बातें नहीं करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं, क्या आपके MCQs बन सकते हैं। और आप याद रखिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आपको यहाँ पे मैं डेटा प्रोवाइड करता चलूँगा जो कि आपको ये बताएगा कि मिल्क इंडस्ट्रीज़ में हमारा रैंक क्या है, मीट में हमारा क्या रैंक है, कितना प्रोडक्शन हम मिल्क का लेते हैं, पर कैपिटा क्या अवेलेबिलिटी है। तो डैट मीन्स कि आपको करंट अफेयर्स से भी मैं यहाँ पे रूबरू कराता हुआ चलूंगा। ठीक है। और इनके नोट्स के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जहाँ पे मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा। और हर दिन 8 बजे, सर 8 बजे सुबह नहीं, 8 बजे रात में, शाम में, ठीक है, ये हमारा जो लेक्चर्स है वो डिलीवर होगा। तो आप ट्राई करना कि जब ये डिलीवर हो जाए तो आप उसको उसी टाइम पे ही देख लें, और इनके नोट्स जो है वो आप अगर शॉर्ट नोट्स बना सकते हो तो बहुत ही अच्छा, लेकिन आप ट्राई करना इसको वहीं पे रिवाइज कर लें। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि इन बिटवीन लेक्चर ही आपको पूरा का पूरा कंटेंट लगभग याद करवा दूं। ठीक है। और बहुत ही आसान तरीके से, मजे तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल ही हेडेक नहीं लेना है आपको। ठीक। तो आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है। लेकिन भाई हमें पता होनी चाहिए कि सिलेबस क्या है सर इस सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले हम जो है वो सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, उनके बाद हम अपने जो है वो पोर्शन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी। हमारे नेशनल इकोनॉमी में लाइव स्टॉक का क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे GDP में मिल्क इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो कहीं ना कहीं हमारे नेशनल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इनके अलावा यहाँ पे मैं आपको फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा कि लाइव स्टॉक फार्मर्स के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस ये रखता है फार्मर्स के लिए, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लाइव स्टॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाइव स्टॉक को डेवलप करने के लिए क्या इनिशिएटिव लिए हैं, क्या प्रोग्राम्स चला रहे हैं, तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर लेक्चर थर्ड, आप याद रखिए ये लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो लेक्चर थर्ड होगा, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको टर्मिनोलॉजी समझने पड़ेंगे। अगर आपको टर्म्स क्लियर नहीं होंगे तो आप ये सब्जेक्ट को नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे। जैसे यहाँ पे बहुत सारे टर्म आएगा, कैस्ट्रेशन आएगा, है ना। इसके अलावा देखेंगे तो टैटूइंग आएगा, फिर इसके अलावा फ्री मार्टिन आएगा, फीडिंग आएगा, रेशन आएगा, डाइट आएगा। तो आपको हर चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। तो मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो ये लेक्चर आप बिल्कुल ही अवॉइड मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका। अगला जो टॉपिक हमें डिस्कस करनी है वो है इंपॉर्टेंस एक्सोटिक एंड इंडियन ब्रीड ऑफ कैटल। हम यहाँ पे कैटल्स के बहुत सारे ऐसे ब्रीड्स देखेंगे जो कि हमारे इंडिया के हैं, बहुत एक्सोटिक देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम क्रॉस ब्रीड के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसमें आप कॉ आपके पढ़ने हैं, बेफेलोज पढ़ने हैं। ठीक है। फिर आप मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे कैटल का, है ना। और इसके अलावा मेजर्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग फर्टिलिटी इन लाइव स्टॉक, कौन से ऐसे हम मेजर्स हैं या फिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लाइव स्टॉक की फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। इस तरीके से रिप्रोडक्टिव बिहेवियर देखेंगे, ओस्ट्रस एंड पार्चुरेशन, मेमरी ग्लैंड, मिल्क सिक्रेशन, फीडिंग मैनेजमेंट वगैरह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। और
आप देखेंगे तो इनका फिर बहुत सारे डिजीज भी हमको पढ़नी है, उनके कॉज कैसे हो रहे हैं, सिम्टम क्या है, किस तरीके से उससे आप बच सकते हैं, कैसे आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, फीडिंग एंड प्रोडक्शन रिकॉर्ड हम देखेंगे, है ना। तो दैट मीन्स कि आप देखेंगे यहाँ पे आपको A1 A2 मिल्क के बारे में भी डिस्कस करनी है, बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं उनको देखनी है, इंटीग्रेटेड लाइव स्टॉक फार्मिंग भी हमें देखनी है, कॉस्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, इकोनॉमिक यूनिट ऑफ कैटल एंड बेफेलोज। दैट मीन्स कि आप देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हमारा टॉपिक है। और अगर आप फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे, है ना, तो ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अगर AFO की बात करें तो आपको पता है कि AFO में एनिमल हस्बेंड्री लगभग लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट और एनिमल हस्बेंड्री लगभग सेम ही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो AFO के अंदर भी इसमें 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा तो आपको जब भी आप तैयारी करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस था। अब बात ये उठता है कि सर कितने लेक्चर में इसको कवर कीजिएगा, तो हमारा ये 15 to 20 लेक्चर्स में खत्म होंगे। हम आराम से पढ़ेंगे, हमारा लेक्चर का ड्यूरेशन हम उतना ज़्यादा रखना नहीं चाहते। अगर बोलोगे तो मैं इसको 1 घंटा में ही, 1 घंटा तो नहीं, 3 से 4 घंटे में वन शॉट करके ख़त्म करवा सकता हूँ। लेकिन हम चाहते हैं कि आप चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ें, तो इसलिए हम 15 to 20 लेक्चर्स इनका लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए फाइनली हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, जहाँ पे फर्स्ट टॉपिक हमारा आएगा। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए क्वेश्चन आपका ऐसा बनेगा, है ना। जो आपका फर्स्ट टॉपिक था वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि हमारे नेशनल इकोनॉमी में लाइव स्टॉक का क्या इंपॉर्टेंस है, भैया डिटेल में लिखिए। तो ये सारे आप देखेंगे, आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप देखना कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सब्जेक्ट है। अगर आप नहीं तो ऐसा नहीं, बाकी तो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि कंसेप्चुअल होनी चाहिए, लेकिन ये वो सब्जेक्ट है जहाँ पे अगर आपको बेसिक चीज़ें ही नहीं पता होगी तो आप कुछ भी लिख के नहीं आ सकते, है ना। बहुत लोग को ये गलत फहमी होती है कि हम सेमेस्टर एग्जाम में कुछ भी लिख देंगे तो हो जाएगा, लेकिन ये सब्जेक्ट को कुछ भी लिखने से पहले, अब सपोज ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है, ठीक है, आप कुछ पढ़ के नहीं गए तो आपको पता तो होना चाहिए भाई लेक्टोजेनेसिस होता क्या है ना। लेक्टोजेनेसिस क्या होता है, ओव्यूलेशन क्या होता है, डैम क्या होता है ना, ब्रीड्स क्या होते हैं, तो आपको पता तो होनी चाहिए, तभी तो आप लिख पाओगे। तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख के आ जाएंगे, गलत हो जाएगा आपका। तो ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा हमारा सब्जेक्ट होगा ये, है ना। इसके अलावा देखेंगे तो और भी जो हमारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपके जो डिजीज़ है वहाँ से भी क्वेश्चन आता है ना, FMD, फुट एंड माउथ डिजीज़। आपके देखेंगे तो कुछ आपके ब्रीड्स के बारे में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, खिल्लारी, है ना, महसाना जो है वो बफेलो का ब्रीड है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सब्जेक्ट हमारा है ना। बट आप चिंता मत कीजिए, आप बस पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए, आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ ये सब्जेक्ट। नो गाइस, देखिए फर्स्ट टॉपिक हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन द नेशनल इकोनॉमी। हमारे नेशनल इकोनॉमी में लाइव स्टॉक का क्या इंपॉर्टेंस है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सा हमारा ये टॉपिक है। आपके एग्जाम में आपको मैंने दिखाया था ना, क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, तो आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। तो आप याद रखना कि यहाँ से आपके कुछ MCQ बन के आएंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके सेमेस्टर एग्जाम भी चल रहे हैं ना, तो वहाँ से अगर आपके MCQ पूछ जाते हैं तो यहाँ से आपका MCQ बन सकता है। तो ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और इनके में कुछ डेटा आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ जो आपको एज इट इज याद करना है, ठीक है। तो फिलहाल अगर हम बात करें लाइव स्टॉक, तो इनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं जो आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। सबसे पहली बात कि ये जो लाइव स्टॉक सेंसस होता है ना, वो हर 5 साल में होता है, हर 5 साल में होता है, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसस जो है वो कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि लाइव स्टॉक सेंसस हर 5 साल में होता है। दूसरी बात कि फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसस 1919 में हुआ था। ये डेटा के साथ आप नहीं जाइएगा क्योंकि ये पुराना डेटा है, आपको मैं न्यू डेटा के साथ चीज़ों को बताने वाला हूँ, ठीक है। और फर्स्ट डिजिटली लाइव स्टॉक सेंसस कब हुआ था, तो ये आपका 2019 में हम डिजिटल मीडियम का यूज़ करके लाइव स्टॉक सेंसस किए थे, तो वो 2019 में, है ना। मोदी जी का सपना है ना भाई डिजिटल इंडिया, तो है ना, यहाँ पे भी हमने क्या किया, डिजिटली हमने लाइव स्टॉक सेंसस की थी 2019 के अंदर, ठीक है। अगला हमारा अगर रैंक की बात करें तो आपको पता है कि मिल्क में हमारा रैंक फर्स्ट है, हम सबसे ज़्यादा मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हमारा लाइव स्टॉक है वो
हमारे जीडीपी के अंदर बात करें, अगर हम नॉर्मल जीडीपी की बात करें तो उसमें कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, तो वो आप याद रखिएगा। तो अगर हम नॉर्मल जीडीपी की बात करें तो उसमें आपका 5.5% है ना कंट्रीब्यूट करता है। बट यही अगर हम बात करें एग्रीकल्चर जीडीपी में, क्योंकि एग्रीकल्चर में और भी सेक्टर आते हैं ना, तो उनमें हमारा लाइव स्टॉक सेंसस कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, तो एग्रीकल्चर जीडीपी की अगर हम बात करें तो इसमें आप याद रखिएगा 30.23% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पे आप याद रखना कि जो हमारा लाइव स्टॉक में सबसे ज़्यादा अगर हम मिल्क को प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा मिल्क को प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि रैंक हमारा फर्स्ट है मिल्क प्रोडक्शन के अंदर, तो उसमें सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन किसी अगर एनिमल की है तो वो है बफेलो, क्योंकि बफेलोज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं और उनके वजह से हमारा मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, हम सबसे ज़्यादा इंडिया में मिल्क की प्रोडक्शन करते हैं। कितना परसेंट करते हैं, कितना परसेंट बढ़ा है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इतनी बातें क्लियर हो गई, इतनी बात आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये तो भूलिएगा ही नहीं कि हर 5 साल में जो है वो लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अच्छा, एक चीज़ आप देखे होंगे कि 2012 के बाद जो लाइव स्टॉक सेंसस होने वाला था वो 2017 में होनी चाहिए थी ना, 2017 में होनी चाहिए थी भाई। 2012 में जो लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, उसके बाद डायरेक्ट 2017 में हमारा होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इसके 5 साल के बाद देखिए ना, तो 5 साल कब होता है ना, 2017 में होता है, लेकिन 2017 में नहीं हुआ था, ये आपका 2019 में हुआ था, मतलब 7 साल के बाद हुआ था। तो आप ऐसा मत बोलिएगा कि सर आपने तो बोला था कि हर 5 साल बाद लाइव स्टॉक सेंसस होता है, लेकिन 2012 के बाद सीधा 2019 में हुआ, ऐसा क्यों? तो वहाँ उसका कारण थोड़ा बहुत देखेंगे तो आपका कहीं ना कहीं कोरोना जो था वो अफेक्ट किया था, इसलिए जो इनकी है वो डेटा लेट से आई, है ना। चलिए, तो इतनी बातें क्लियर हो गया, तो हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं सीधा अपने डेटा की तरफ, जो आपको एज इट इज याद करना है और आप एग्जाम के अंदर उससे आप लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज के फॉर्मेट में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये डेटा हो जाएगा। सिंपल सी बात, आपको यहाँ पे ज़्यादा माइंड उतना लोड नहीं लेना है, आपको एज इट इज़ बस कुछ डेटा याद करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात आपको मैंने बताया कि लाइव स्टॉक सेंसस जो है वो आपका हर 5 साल के बाद होता है। ये जो हम डेटा यूज़ कर रहे हैं वो आपका इसका रेफरेंस देखेंगे तो 1 मार्च 2023 से लेके और ना 29 फैब 2024 तक का है, तो आपके एग्जाम में ये जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें मिल्क प्रोडक्शन में, तो मिल्क प्रोडक्शन में हमारा जो है देखेंगे तो 2023 और 24 में जो हम मिल्क प्रोडक्शन किए हैं वो कितना किए हैं, 239, इसको आप राउंड फिगर ले लीजिए, 239 मिलियन टन जो है वो हम 2023 और 24 में प्रोडक्शन की है मिल्क का। ग्लोबली हम अगर बात करें, पूरे वर्ल्ड में हम बात करें तो मिल्क में हमारा रैंक क्या है, फर्स्ट। सबसे ज़्यादा हम मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क में हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ग्रोथ रेट की बात करें तो भैया 3.78%, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। हमारा अगर हम पिछले साल की कंपेयर में बात करें तो हमारा कितना परसेंट मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा है, तो 3.78%। नो, पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी की बात करें, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन कितना मिल्क अवेलेबल है। ठीक है, तो 471 ग्राम पर पर्सन पर डे जो है मिल्क की अवेलेबिलिटी है, पर पर्सन जो मिल्क अवेलेबल कितना है, 471 ग्राम, है ना, पर पर्सन पर डे। अब ये निकाला कैसे जाता है, देखिए टोटल पॉपुलेशन कितनी है और टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, है ना, मिल्क का टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, इनको डिवाइड करेंगे तो आपका पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। आपको पता है कि भैया हम क्या करते हैं, मतलब 1 गिलास दूध लेते हैं पूरा एकदम भर के, ऊपर मलाई मार के, और हम उसको पीते हैं, मज़ा आता है ना। बट आपको पता है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अगर हम बात माने तो इनके अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि हमें पर डे जो मिल्क कंज्यूम करनी चाहिए वो है आपका 300 ml। हाँ, ग्राम में नहीं बोल रहा हूँ मैं, ml में बोल रहा हूँ, तो हमें 300 ml जो है पर डे मिल्क कंज्यूम करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम एवरेज यील्ड बात करें पर एनिमल की पर डे, तो आप देखेंगे कि एग्जॉटिक और क्रॉस ब्रीड जो है वो पर डे 8.43 kg में पर डे पर एनिमल, मतलब एक एनिमल पर डे। अगर हम एग्जॉटिक सिंपल समझो कि एक सपोज ये एक्स
कोई एनिमल है और ये एनिमल जो है वो ये आपका एग्जॉटिक है। अब देखो एग्जॉटिक का मतलब क्या होता है, ऐसा एनिमल जो हमारे इंडिया का नहीं है, मतलब हमारे नेटिव प्लेस का नहीं है, हमारे इंडिया का नहीं है, ये बाहर का है। जैसे आप साउथ अमेरिका मतलब इंडिया से बाहर का है, वो ब्रीड को हम क्या बोलते हैं, एग्जॉटिक। मैं आपको बताने वाला हूँ, जब मैं आपको ब्रीड पढ़ाऊंगा ना तो समझाऊंगा डिटेल में, अभी लोड मत लीजिए, सिर्फ समझिए। तो एग्जॉटिक जो हमारे इंडिया का नहीं है, इंडिया के बाहर का, जैसे आप एचएफ की बात करें, हॉलिस्टियन फ्रीजियन, ये बाहरी का ब्रीड है, ठीक है, एचएफ एक्सोटिक ब्रीड है। तो जो अगर हम बात करें एक सपोज कि ये एचएफ है, एक्सोटिक ब्रीड है, या फिर इसको क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड क्या होता है, जब हम सपोज ये एक्स ब्रीड है, ये वाई ब्रीड है, दोनों को क्रॉस करवा दिए तो हमारा जेड ब्रीड मिल गया, तो इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस ब्रीड, ठीक है। तो अगर हम एक उठा लें एक्सोटिक ब्रीड को या फिर क्रॉस ब्रीड को, तो ये पर डे एक एनिमल कितना मिल्क दे रहा है, 8.43 kg। और अगर वही केटल अगर इंडिजिनस हुआ या फिर नॉन डेस्क्रिप्ट हुआ, आप लोड मत लीजिए, नॉन डेस्क्रिप्ट क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में, ठीक है। अब इस फिलहाल इतना बस याद कर लो कि अगर वो एनिमल इंडिजिनस हुआ या फिर हमारे यहाँ जो गाय हैं, हमारे यहाँ जो गाय है ना, वो देखेंगे तो कितना दूध देती है एक एनिमल, है ना, तो 3.54 kg पर डे, है ना, 3 kg के आसपास हमारे दूध देती हैं जो हमारे यहाँ पे जो गाय होती हैं, है ना। अब बात करें कि भैया जो प्रोडक्शन हुआ है ना, तो प्रोडक्शन की बात करें तो अगर वो ब्रीड एक्सोटिक या क्रॉस ब्रीड कैटल है तो इनमें 5.72% की बढ़ोतरी देखने गई है, उतना ज़्यादा ये दूध देने स्टार्ट कर दिए हैं। अगर हम इंडिजिनस या फिर नॉन डेस्क्रिप्ट कैटल की बात करें तो 6.96% जो इनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इनके प्रोडक्शन की बात करें बफेलोज में तो इनका थोड़ा कम हुआ है, 1.05% जो है वो कम हुआ है, ठीक है। प्रीवियस मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ मैं, मतलब 2021-22 की अगर कंपैरिजन में लेके बात करें तो। चलिए अब बात करते हैं टॉप 3 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। देखिए ये जो डेटा है ना इंपॉर्टेंट है कि भैया कौन ऐसे टॉप 3 हमारे स्टेट हैं जो सबसे ज़्यादा दूध को प्रोड्यूस करते हैं। आज हमारे पास हम इंडिया में हमारे वर्ल्ड में बात करें तो हमारा रैंक फर्स्ट है मिल्क प्रोडक्शन के अंदर। तो कौन से ऐसे स्टेट हैं जो कि मेजर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसके अंदर, हमें फर्स्ट रैंक बना रहे हैं। तो आपका यूपी है सबसे ज़्यादा, देखेंगे तो दूध आपका यूपी के अंदर ही प्रोडक्शन होता है। दूसरा आपका राजस्थान है और तीसरा आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, याद रखिएगा। और डेटा देखेंगे तो 16.21% है ना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये 14.51% कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये 8.91% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा बस, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं स्पीसीज वाइज जो मिल्क कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे ज़्यादा बफेलोज जो हमारे इंडिजिनस बफेलोज होते हैं ना, हमारे इंडिजिनस बफेलो जो हमारे इंडिया के बफेलोज हैं वो सबसे ज़्यादा दूध देते हैं, सबसे ज़्यादा मिल्क कंट्रीब्यूशन में उनका हाथ है 31.49%। क्रॉस ब्रीड की बात करें, जो अगर गाय में हम क्रॉस ब्रीड की बात करें तो जैसे आपका कितना है 31.11%। अगर वो बफेलो है और नॉन डेस्क्रिप्ट हैं तो 13.83। अगर कॉव है और वो नॉन डेस्क्रिप्ट है तो 10.11%, ठीक है। अगर इंडिजिनस कॉव है तो 11.36%, ठीक। 9 अगर हम बात करें भाई बकरी को हम कहाँ पे छोड़ने वाले हैं, इनकी बात कर लें तो वो 3.36% जो है इनकी है, गॉट की है। बट हम एग्जॉटिक कॉव की बात करें तो वो आपका 2.10% है। अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक चीज़ बताइए, हमने पढ़ा था कि एग्जॉटिक कैटल जो होती हैं वो इंडिजिनस कैटल के कंपैरिजन में ज़्यादा मिल्क देती हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो डेटा दिखा रहे हो उसमें तो भैया एग्जॉटिक की कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे कम है। ऐसा क्यों? अरे भाई देखो, ये एग्जॉटिक कैटल होते हैं, इनको रहने के लिए अलग क्लाइमेटिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है ना। हम ये बात करें कि जो मिल्क कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया में कौन सा स्पीसीज ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। अब सोचो ना कि एग्जॉटिक ब्रीड हमारे यहाँ इंडिया में नहीं सर्वाइव कर पाएगा क्योंकि ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे नहीं मिलेगा इनको। तो हम इनको क्यों यहाँ पे रियर करेंगे, इनको यहाँ पे क्यों पालेंगे, नहीं पालेंगे इनको, ठीक है। अब इनको नहीं पालेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे मिल्क में इनका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। मिल्क ज़्यादा जरूर देते हैं लेकिन हम इनको रियर नहीं करते अपने यहाँ पे, इसलिए इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है, ठीक है, याद रखिएगा। 9 अगर हम बात करें स्टेट वाइज जो है ना, जो मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट होते हैं वो है आपका कौन है। अगर हम बात करें एग्जॉटिक और क्रॉस ब्रीड कॉव तो है ना, तो पर केजी पर डे पर एनिमल तो पंजाब सबसे हाईएस्ट में है,
ठीक है। नॉन डिस्क्रिप्टिव और इंडिजिनस कॉ की बात वहाँ भी देखेंगे तो पंजाब सबसे आगे है, ठीक है। स्टेट वाइज जो ग्रोथ किया है मिल्क प्रोडक्शन के अंदर, वो आपका सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा दूध का जो मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि मतलब मिल्क प्रोडक्शन में ग्रोथ किया है, मतलब मिल्क प्रोडक्शन में आगे बढ़ा है। तो आपका सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल आगे बढ़ा है और सबसे कम देखेंगे बिहार में उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, ठीक है। और कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन में शेयरिंग करता है, तो आपका उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन में इनकी भागीदारी है, ठीक है। अब तो किसी को कंफ्यूजन आ रहा है कि सर एक चीज़ बताइए आप यहाँ इनका मतलब क्या। अरे भाई देखो, स्टेट वाइज मतलब सपोज आप जिस स्टेट, मान लो हम झारखंड के हैं, ठीक है। तो झारखंड में मान के चलो पिछले साल 2.78% मिल्क प्रोडक्शन हो रही थी। इस साल जो है आपका 3.78% मिल्क प्रोडक्शन हुआ है। दैट मीन्स कि हमने बढ़ा है, हमने मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस किया पहले साल के कंपेयर में। तो यही बता रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो ज़्यादा मीन्स कि अच्छा खासा ग्रो किया है मिल्क के प्रोडक्शन में पिछले साल के कंपेयर। तो आपका कौन सा है? वेस्ट बंगाल। और सबसे कम बिहार, ये बोल रहा है। अब यहाँ बोल रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो मिल्क प्रोडक्शन में ज़्यादा शेयरिंग करता है, ज़्यादा शेयर करता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो आपका कौन है? उत्तर प्रदेश और सबसे कम हरियाणा, ठीक है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात करें, मतलब सिंपल, इसका मतलब होता है पर पर्सन कितना मिल्क अवेलेबल है। तो सबसे ज़्यादा पंजाब के लोग, भाई ये लोग बहुत ज़्यादा मिल्क पीते हैं, बहुत ज़्यादा मिल्क कंज्यूम करते हैं। तो पर पर्सन इनके पास सबसे ज़्यादा मिल्क की अवेलेबिलिटी है और सबसे कम महाराष्ट्र के पास है, ठीक है। इतनी याद रखिएगा बस। आगे बात करते हैं। अब ऐसा बोलते हैं कि भैया हम धर्म के नाम पे जो है आप देखेंगे तो लड़ाई कर लेते हैं एकदम, कि नहीं भाई एकदम काट देंगे, मार देंगे, हमें तो बीफ हो गया, चाहे आपका कौ को स्लटर करना बिल्कुल पसंद नहीं है धर्म के नाम पे, क्योंकि गाय को हम पूजा करते हैं। लेकिन भैया आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हम ही जो है मीट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे तो आप कैटल की बात करें, है ना, अगर हम गाय की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कहाँ पे ना स्लटर मतलब होता है इनको काटा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा केरला के अंदर इनकी स्लटरिंग की जा रही है, मतलब इनको काटा जा रहा है। बफेलो को उत्तर प्रदेश के अंदर, सिप को तेलंगाना के अंदर, गोट सबसे ज़्यादा कहाँ पे कट रही है तो वेस्ट बंगाल के अंदर, पिग वेस्ट बंगाल के अंदर, पोल्ट्री बिहार में के लोग सबसे ज़्यादा जो है वो पोल्ट्री खाना पसंद करते हैं, तो वो ज़्यादा पोल्ट्री को ही स्लटर करते हैं, ठीक है। बस देखो सबसे ज़्यादा जो गाय है वो कहाँ पे कट रहा है आप देखेंगे तो केरला के अंदर, ठीक है। ठीक नौ, अब बात करें कि भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है। अगर हम मिल्क सेक्टर की बात करें तो इसमें 4 अगर पिछले साल के कंपेयर में तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 4.46% आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। एग की बात करें तो 5.37% बढ़ोतरी देखने को मिली है। मीट हम भैया पर डे जो है मिल्क हम पर ईयर जो मिल्क हमारा रेट है वो बढ़ते जा रहा है, मतलब नॉन वेजिटेरियन लोग ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो 5.22% हम बढ़े इसके अंदर। और ओल प्रोडक्शन में है ना हमारा रेट कम हो गया भाई 3.01%, मतलब हम अब पिछले साल के कंपेयर में कम ऊल का उत्पादन किए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा कुछ एस्टिमेट डेटा जो आपको याद रखनी है ना। अब हम आगे ऊपर आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये डेटा आप याद रखिएगा, ये आपका जो टॉपिक था ना रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी, तो वहाँ पे आपको ये डेटा जो है वो काम आएगा, ठीक है, कि यहाँ पे काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक टू पीपल। अब देखिए ये लाइव स्टॉक जो है वो पीपल्स के लिए क्या कंट्रीब्यूशन करता है, तो आप याद रखिएगा पहला चीज़ फूड। हम क्या है नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, हम क्या करते हैं लाइव स्टॉक से हम मिल्क लेते हैं, हम दूध लेते हैं, हम उनके मीट को खाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो हमारे ये फूड का एक अच्छा खासा सोर्स है। और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो हमें नॉन वेजिटेरियन से ही मिलते हैं। तो ये भी हमारा एक कहीं ना कहीं प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, कहीं ना कहीं वाइटामिन का अच्छा खासा ये सोर्स है हमारा, ठीक है। तो हमें देखेंगे तो ये फूड के तौर पे हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो कर रहे हैं। अगला फाइबर एंड स्किन, आपको पता है कि इनके फाइबर्स का, इनके स्किन्स का भी हम यूज़ करके अलग अलग कंपोनेंट्स बनाते हैं। आज बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे आप देखेंगे तो शूज़ वगैरह जो होते हैं, बहुत सारे हमारे जो बेडशीट्स, चाहे हमारे जो स्वेटर्स जो ठंडा में पहन के बैठे हो वो कहाँ से बना है, तो इन्हीं के स्किन्स और इनकी ही हेयर्स से जो है वो बना है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नो, अगला आता है ड्राफ्ट।
तो ड्राफ्ट एनिमल क्या होता है, जो बोझा धोने का काम करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि ऐसे एनिमल ब्रीड जो ड्राफ्ट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हेलिकर वगैरह हो गया, तो ये वो ब्रीड्स होते हैं जो कि एग्रीकल्चर ऑपरेशन मतलब एग्रीकल्चर के काम में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। आज भी गांव में देखेंगे तो हम हमारे पास हर गांव में ट्रैक्टर्स वगैरह नहीं है, तो भी वो क्या करते हैं प्लॉइंग करने के लिए तो एनिमल्स का ही यूज सहारा लेते हैं। तो उनसे क्या इनको फ़ायदा मिल रही है, एक तो भैया इनकी जो कॉस्ट है वो भी बच जा रहा है, क्योंकि आपका ट्रैक्टर से प्लॉइंग करोगे तो आपको पर घंटे की रेट से चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन आप ड्राफ्ट अगर एनिमल का यूज़ करो तो आपको चार्ज आपको बच जा रहा है, ठीक है। प्लस आपका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो भी बचेगा। तो कहीं ना कहीं आप इनका यूज़ करके अपना जो है वो कॉस्ट वगैरह जो है वो आप सेविंग कर रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखेंगे तो इनकी अगर हम बात करें तो जो आपके जो बोझा धोने के, मान लो आप अपने क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर दी, अब उनको अपने घर में लाना है तो आप इनकी जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर, ठीक है। नो अगला बात करते हैं डंग एंड एनिमल वेस्टेज। तो आपको पता है कि इनका हम जो गोबर जो बोलते हैं डंग, ठीक है, इनसे हम गांव में देखेंगे तो लोग क्या करते हैं, इनको सुखाकर इनको एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं, इनसे खाना बनाते हैं, ठीक है। हम इनसे वर्मी कंपोस्ट खाद वगैरह बनाते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे मिट्टी को फर्टाइल बना देता है ये, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखेंगे तो हमें लोग गांव में इनका यूज़ अलग अलग काम के लिए भी करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इनको पूजा के तौर पे, है ना, मतलब लोग इनको शुद्ध मानते हैं। और अपने घर वगैरह को भी देखेंगे तो ये जो मेंटेनेंस है, घर की मरम्मत वगैरह जो है वो इनके मदद से ही वो करते हैं, ठीक है। तो मेजर ये इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारा, ठीक है। आगे बात करते हैं नो स्टोरेज, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, चलिए जरा फ़ोन आ गया था ना। तो अगला है आपका स्टोरेज। अब स्टोरेज में क्या आएगा, देखिए आपको पता है कि जो हमारा लाइव स्टॉक होता है, जो हमारे पशु होते हैं, वो एक मूविंग बैंक की तरह होते हैं। आप अगर बैंक में जाओगे और आपको लोन चाहिए तो आपको पता है कि लैंड वगैरह देख के, आपके जो रिसोर्सेज होते हैं उनको देख के जो हमारे ये लोन पास करते हैं, है ना। और एज अ किसान हमें ज़्यादा लोन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। तो अगर आपके पास अच्छा खासा लाइव स्टॉक है, आप अच्छे खासे आपके पास गाय हैं, भैंसे हैं, तो उनको आप मॉर्गेज के रूप में रख के आप उनसे जो है वो लोन ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वीड कंट्रोल, आप पता है कि वीड को जो आप कैटल वगैरह को बाहर ले जाते हो चरने के लिए, है ना, फीडिंग करवाने के लिए, तो उनमें क्या बहुत सारे जो ऐसे वीड्स होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, वो इनको फीड कर लेते हैं, है ना। तो मतलब वीड को ये फीड कर लेते हैं कैटल, और उनकी जो संख्या उनको भी कम कर देते हैं। तो उनमें भी ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कल्चरल, आपको पता है कि कई हमारे बहुत सारे ऐसे कैटल्स होते हैं जिनको हम अलग अलग कल्चरल पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और सपोज इनको हम रखे हैं, एक टाइम पे इनकी जो अच्छी खासी अगर डिमांड हो गई तो हम इनको सेल भी कर देते हैं। तो हमारी जो पर्सनल अगर पैसे की दिक्कत तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे दूर हो जाती है। तो ये भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पोर्ट्स, आपको पता है कि अगर पोल्ट्री की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट सी ब्रीड होती है जिसको बोलते हैं असील। इनको क्या कहता है, इनको हम फाइटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो कुछ ऐसे ब्रीड्स होते हैं जिनको हम स्पोर्ट्स पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, है ना, मतलब मन को आनंदित करने के लिए। आप देखेंगे तो दो मुर्गियों के बीच में लड़ाई करवाई जाती है। असली ब्रीड जो होते हैं उनके पंजा देखें तो बहुत ज़्यादा टाइट, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो बड़ा सा और बहुत ही मजबूत होता है। तो उनसे क्या करते हैं, आपस में ये फाइट करते हैं, है ना। और आपको पता है तमिलनाडु के अंदर एक होता है दैट इज कॉल्ड जल्लीकट्टू, है ना। यहाँ पे आपने देखा होगा कि वो भैंस को ऐसे रेड फ्लैग दिखाते हैं और भैंस उसके पीछे भागता है, उससे बचना होता है। तो यहाँ इस पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अगला कंपेनियन, आपको पता है कि आजकल के पैसे वाले लोग खासकर बात करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भैया अपने घर में वो कुत्ता ना पाले, या बहुत सारे लोग तो अब भाई कैट पालने लगे, रैबिट्स पालने लगे। तो कहने की कंपेनियन का एक अच्छा सोर्स होता है। दैट मीन्स कि कंपेनियन कहने का सेंस ये हुआ कि सपोज मान के चलो कि ये हमारे पेरेंट्स हैं, बूढ़े हो गए, इनके जो बच्चे थे वो बाहर जॉब करने लगे, तो ये कहीं ना कहीं घर में अकेले रह रहे हैं, इनके बच्चे बाहर रह रहे हैं। वैसे फैमिली के पास देखेंगे तो अक्सर ये डॉग्स वगैरह होते हैं, तो क्या होता है उनको कंफर्टेबल फील कराता है, वो कंपेनियन की तरह वो यूज़ करते हैं उनको, ठीक है। तो उसमें भी हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो देख रहे हो लाइव स्टॉक भी हमारे लोगों के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन
अब हम बात करेंगे कि भाई लाइव स्टॉक, ठीक है हमने पढ़ लिया कि जो लोग होते हैं, हमारे पीपल्स होते हैं, हमारे जो लोग होते हैं, उनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन हम अगर फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनमें क्या रोल प्ले करता है भाई? तो सबसे इंपॉर्टेंट इनकम। आपको पता है कि हम लाइव स्टॉक जो हमारे कैटल्स होते हैं उनसे हम अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आप इनसे अंडे लीजिए, अंडे को आप मार्केट में सेल कीजिए, आपको इनकम मिलेगा। ठीक है, आप दूध वगैरह को भी सेल करके आप इनकम ले सकते हैं। आप मीट वगैरह जो है उनको सेल करके आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप उनके, अगर आप सपोज आपने सीप पाली हैं तो उनके ऊल को आप बेच के अच्छा खासा आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप इनके जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको आप मॉर्गेज के रूप में रख के आप बैंक से लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं चीज़ें आपको काम आती हैं। ठीक है, नो अगला आता है एम्प्लॉयमेंट। आपको पता है कि अगर सपोज ऐसे पीपल जो कि एक पूरा डेयरी फार्म चलाता है, अब वो उतने सारे कैटल्स को मैनेज करने के लिए भाई लोग भी तो चाहिए ना, तो उनको ये क्या करता है? रोजगार देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है। एक सपोज एक ऐसा एक अनपढ़ किसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग लेके उन्होंने डेयरी फार्म खोल दी। ठीक है, वो फिशरीज खोल दिया, वो पोल्ट्री फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब उससे क्या कर रहा है, वो वहाँ पे उनको अच्छा खासा सेल कर रहा है, उनके अंडे बेच रहा है, उनके मीट बेच रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। अगला फूड, आपको पता है कि फूड का तो इंपॉर्टेंट सोर्स हमारा है ही, हर किसान के लिए एक इंपॉर्टेंट सा फूड का सोर्स होता है। जो गरीब किसान है वो मिल्क से, मीट से, एग से जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि एनिमल जो होते हैं वो अच्छे प्रोटीन के सोर्स माने जाते हैं। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी, ये ना, ये सोशल सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास सपोज लैंड नहीं है तो आप, जैसे कि मैंने बताया कि भैया इसको आप बैंक में रख के आप इनके थ्रू जो है, बैंक में रख के नहीं, मतलब इसको मॉर्गेज के रूप में आप इनसे लोन ले सकते हैं। ठीक है, आप इनको जैसे किसी के पास सपोज कि पहले लोग क्या हुआ करता था कि मान के चलो कि ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, इनकी जो लड़का है उनको शादी करनी है इनकी लड़की के साथ, लेकिन पहले दहेज के रूप में पैसा तो लोग देते नहीं थे, तो ये क्या करते थे, अपने भैंस जो है, अपने जानवर जो है वो इनको एज अ गिफ्ट दे देते थे। ठीक है, मतलब दहेज के रूप में दे देते थे। तो एक कहने की एक देखेंगे तो सिक्योरिटी का काम किया कि नहीं किया, और फिर शादी हो जाती थी। तो यहाँ भी लोग जो है वो यूज आज भी मतलब बहुत ज़्यादा वैसे रूरल बैकग्राउंड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ होता था। चलिए, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहाँ पे हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को टैकल किया, जो है रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी। हमने फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, ठीक है, कि वो क्या था, और जो इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस करी, और वो डेटा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आप उसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और याद रखना हर दिन 8 बजे हमारा ये लेक्चर डिलीवर होगा, तो इसको आप उसी टाइम पे देख लीजिएगा। नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, तो आप डाउनलोड करके उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा देखेंगे तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। लाइव स्टॉक का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे नेशनल इकोनॉमी के अंदर, ये हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या इनिशिएटिव लेती है ना, ताकि हम लाइव स्टॉक को बेटर कर सकें, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और याद रखिएगा मेरे भाई, ये टर्मिनोलॉजी वाला लेक्चर आपको बिल्कुल ही स्किप नहीं करनी है, ना तो आपको पूरा का पूरा, जैसे अभी आपने पढ़ा ना, अभी आपने जब पढ़ रहे थे आप डेटा, तो आपको यहाँ पे क्या मिला, क्रॉस ब्रीड मिला आपको। उसके मतलब अगर नहीं पता होगा तो आप नहीं समझ पाओगे। इसके अलावा आपको देखेंगे तो नॉन डेस्क्रिप्ट कैटल देखने को मिला, एग्जॉटिक कैटल देखने को मिला। तो ये सारे टर्म आपको मैं यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ, तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको आप एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। टिल देन गाइज, अपना ध्यान रखिए, नोट्स को प्रॉपर रिवाइज कीजिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम जो है वो गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट से इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए, थैंक यू।